नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब पे। हमने अपने पिछले लेक्चर में वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, जिसको मैंने 3 भागों में पढ़ाया था आपको। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर हुआ था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जिनका उदय जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में देखने को मिलता है हमको भारतीय इतिहास में। तो जो भारत का इतिहास है, अगर हम उसको देखें तो अगर सांस्कृतिक इतिहास की जो हम बात करें तो ये काफ़ी प्राचीन है, जिसकी हमने बात हुई की थी ऋग्वैदिक काल से हम देखते आ रहे हैं और उससे पहले भी था। लेकिन जो इसका राजनीतिक इतिहास है वो ऐसा माना जाता है कि ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है इसका राजनीतिक इतिहास। क्योंकि जो राजनीतिक इतिहास है उसको पढ़ने के लिए हमको जो उसकी समय अवधि है, जो उसकी डेट्स हैं, जो उसकी तिथियाँ हैं, उसको निर्धारित करना आवश्यक होता है। और इस समय जो ग्रंथ हमको मिलते हैं, और अधिकतर हम इनका अध्ययन करते हैं जैन ग्रंथ और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके आधार पे। तो इस समय हमको इसका जो राजनीतिक इतिहास है भारत का, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हमको स्पष्ट होने लगता है। और इसमें उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो गांधार से लेके और भारत का जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें अंग राज्य का उदय हुआ, और इसके बीच में बहुत सारे राज्यों का उदय होता है, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक रचनाएं परिवर्तित होती रहती हैं समय के साथ, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये जो मानचित्र आपको दिख रहा है भारत का, वो मानचित्र है जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में रहा होगा, जिस तरह से संरचना रही होगी। कितने छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन इनको महाजनपद बोला गया है। ये जनपद नहीं है, महाजनपद है। मतलब जब हमने अपना वैदिक सभ्यता पढ़ा था उस समय देखा था कि किस तरह से जन जो है वो बनते थे, और अब ये जन जो है और ज़्यादा विस्तृत हो गए और बड़े हो गए, जनपदों का उन्होंने आकार लिया, फिर महाजनपद बने। तो ये महाजनपद क्यों बने, मैंने आपको बताया था। आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाता है। आयरन का यहाँ पे यूज़ उन्होंने जान लिया, और इसकी वजह से कृषि भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हुई और इन्होंने युद्धों को भी अपनाना शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए आप, बड़े बड़े जो राज्य बने, जो जनपद बने, महाजनपद जो बने, जैसे कुरु है, ये दिल्ली के आसपास का इलाका है। पांचाल है, उसके बाद आपका मथुरा के पास सूरसेन है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, मगध है, और आखिरी में जो हम देखेंगे मगध जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और किस तरह से जो अगल बगल के जिसके महाजनपद हैं, जैसे अंग है इसके पूर्व में, काशी है इसके पश्चिम में, इन सबको किस तरह से वो उसके ऊपर अधिकार करता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो एक एक करके उसको पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा अध्ययन है उसके सोर्सेज क्या हैं, किन स्रोतों के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इनका मैंने जैसे आपको बताया, बौद्ध और जैन ग्रंथों के आधार के ऊपर इनका अध्ययन किया गया है। तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो कि लिखा गया है प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें हमको 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ है सूत पिटक का अंगुत्तर निकाय, और बौद्ध ग्रंथ एक और है महावस्तु। इनमें भी हमको 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन इसमें अंतर क्या क्या है, अब ये अंगुत्तर निकाय और जितने भी आपके बौद्ध ग्रंथ हैं ये सारे के सारे पाली भाषा में हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें अंतर हमको क्या मिलता है, जो महावस्तु है इसमें गांधार की जगह हमको, गांधार और कंबोज की जगह हमको नाम मिलते हैं शिबी और दर्शान। तो यहाँ पे हमको नामों में थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है, शिबी और दर्शान मिलता है महावस्तु में, जबकि सूत पिटक जो है ये हमको देता है गांधार और कंबोज के नाम। इनके आधार पे जो हमारा अध्ययन है ये माना गया है कि जो सूत पिटक का जो अंगुत्तर निकाय है ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इसको माना गया है, सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है अगर हम महाजनपद काल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो। इसके अलावा एक और भी ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ है, आपने नाम सुना होगा, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम में भी हमको महाजनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन केवल हमको उसमें 3 ही महाजनपद के नाम मिलते हैं। और वो 3 महाजनपद हैं मगध, वत्स और अवंती। तो मगध, वत्स और अवंती जो है, इनके नाम हमको तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में भी मिलते हैं। तो ये हमारा अध्ययन करने का जो आधार है वो ये सारे ग्रंथ हैं। अब हम एक एक करके इन महाजनपदों को देखते हैं। उससे पहले मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसमें आपको एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरे उसमें कॉलम में आपको कैपिटल्स दी हुई हैं उनकी राजधानी, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है मॉडर्न लोकेशन, यानी कि आधुनिक किस जगह से हम उसकी पहचान करते हैं। तो ये एक एक करके मैं अभी इसके ऊपर पढ़ाऊंगा एक एक करके, और ये चार्ट मैं आपको टेलीग्राम के अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग में, तो कभी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जैसे वत्स की राजधानी क्या थी या कौशल की राजधानी क्या थी, इस तरह से प्रश्न आते हैं।
इसके अलावा और जो इसमें प्रश्न आएंगे जिसके हम ऊपर अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। अभी सबसे पहले देखते हैं महाजनपद हमारा है अंग। अंग अगर आपने देखा हो इस मैप में तो ये एकदम पूर्व, मगध के पूर्व में है, और ये आधुनिक अगर हम बात करें भारत की तो ये हमारा पूर्वी बिहार में पड़ता है। पूर्वी बिहार में भागलपुर और मुंगेर जिले से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसकी राजधानी चंपा थी, तो चंपा इसकी राजधानी थी, लेकिन इसको चंपा को मालिनी भी बोला गया है। मालिनी बोला गया है किसमें? मालिनी बोला गया है इसको पुराणों में। तो पुराण में इसका नाम हमको मिलता है मालिनी, पुराण में भी मिलता है, हरिवंश में भी मिलता है, और महाभारत में भी इसका नाम हमको मालिनी मिलता है। और इसका एक राजा था ब्रह्मदत्त, इसका हमको नाम मिलता है ब्रह्मदत्त का। और इसके अलावा ये जो बना है चंपा, इसका जो आर्किटेक्चर है वो किसने किया है? इसका आर्किटेक्ट जो है चंपा का है महागोविंद। तो महागोविंद जो है वो इसका स्थापत्यकार है, इसका आर्किटेक्ट है महागोविंद। और इसी के निर्देशन पे राजगृह का भी हमको निर्माण देखने को मिलता है। और ये जो चंपा नगरी है ये अपने ट्रेड कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। ट्रेड कॉमर्स वाणिज्य के लिए फेमस थी, ये प्रसिद्ध थी। और जो मैंने बताया आपको इसका एक राजा है ब्रह्मदत्त, इसने मगध के राजा भट्टिये को परास्त किया था, लेकिन बाद में ये जो ब्रह्मदत्त है ये बिंबिसार से हार जाता है। मगध का राजा है बिंबिसार, ये इसको हराता है अंग के राजा ब्रह्मदत्त को। तो ब्रह्मदत्त जो है किससे हार गया? बिंबिसार से हार गया। इस तरह से मगध जो है अब अंग के ऊपर इसका अधिकार हो गया, यानी कि अब ये पूरा क्षेत्र जो है ये मगध के अधीन आ गया। मगध ने अंग के ऊपर अधिकार कर लिया है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि अंग का एक राजा था दधिवाहन और उसकी पुत्री थी चंदना। ये दधिवाहन और दधिवाहन जो हैं ये महावीर स्वामी के भक्त होते हैं। और ये एक बार प्रश्न आया था कि महावीर स्वामी की प्रथम महिला भक्त कौन है, तो वो चंदना है। तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वो अंग जो महाजनपद है यहाँ के रहने वाले हैं चंदना और दधिवाहन। इसके बाद हम आते हैं मगध के ऊपर। तो मगध आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस मैप में देखें तो ये मगध है, ये अंग प्रदेश था जिसके ऊपर मगध ने अभी अधिकार कर लिया है। बिंबिसार ने उसके जो राजा है उसको हरा दिया है। तो मगध के बारे में अगर हम बात करें तो ये आधुनिक पटना और गया का जो क्षेत्र है ये भी बिहार का ही क्षेत्र है, मगध जिसको हम बोलते हैं। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख हमको मिलता है वो मिलता है हमको अथर्ववेद में। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, अथर्ववेद में हमको मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिवज्र है, जो आगे चल के हम देखेंगे जब हम मगध का उदय पढ़ेंगे, क्योंकि मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन जाएगा। इसके बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे। और इसकी जो राजधानी है वो बहुत चेंजेस इसमें आते रहेंगे। राजगृह है, राजगृह के बाद फिर पाटलिपुत्र बनेगी, तो उस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि इसमें जो अथर्ववेद में जो इसको बोला गया यहाँ के निवासियों को वो क्या बोला गया था? व्रात्य बोला गया था। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, व्रात्य बोलते थे, उनको हीन दृष्टि से देखते थे, जब हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे बिंबिसार के समय इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसका जो प्राचीनतम राजवंश है उसका संस्थापक बृहद्रथ था, लेकिन इसका जो महत्व है, जो राजनीतिक महत्व है, वो बिंबिसार के समय में बढ़ता है। और अगर आपको थोड़ा सा कलेक्ट कर पा रहे होगे तो आपको पता होगा कि बृहद्रथ के साथ आपने मगध में महाभारत काल में किस राजा का नाम सुना है? जरासंध। अगर आपने सुना हो जरासंध जो है ये भी गौतम बुद्ध से पहले के यहाँ पे राजा हुआ करते थे मगध के। इसके बाद आता है वज्जी। अब ये जो 16 महाजनपद जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से 14 जो महाजनपद हैं वो राजतंत्रिक हैं, और बाकी के जो 2 महाजनपद हैं उनको गणतंत्र बोला गया है, गणतांत्रिक बोला गया है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि गणतांत्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें पूरी तरह से ये गणतंत्रात्मक इसलिए नहीं थे क्योंकि यहाँ पे कुछ समूह का यहाँ पे शासन था, कुछ कुलीन वर्ग के समूहों का शासन था। इसलिए जैसे रोमिला थापर मैम है उन्होंने इसको ओलिगैर्की बोला है, यानी कि अल्पतांत्रिक बोला है, या इसको पूर्ण गणतंत्र नहीं बोला। उसी में से पहला जो था वो हमारा वज्जी है। ये जो वज्जी है ये मगध के उत्तर में संघ राज्य था। ये मगध है, मगध के उत्तर में, ये यहाँ नीले रंग से दिख पा रहा होगा आपको, ये वज्जी है मगध के उत्तर में। ये संघ राज्य था और इसमें वैशाली के लिच्छवी और मिथिला ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब ये जो लिच्छवी हैं ये इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इनका जो है बुद्ध के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जो हम आगे बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और
बुद्ध घोष की एक रचना है सुमंगल वासिनी। सुमंगल वासिनी में यहाँ के अष्टकुलिक का उल्लेख मिलता है। अष्टकुलिक यानी कि यहाँ पे 8 कुलों का शासन था। 8 कुल यहाँ पे मिलके इस तरह से गणतंत्रात्मक इसको संरचना दे रहे थे। यहाँ पे एक नरेश का नाम आता है चेटक। चेटक जो है ये बिंबिसार की पत्नी चेलेना के पिता हैं और महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला हैं उनके भाई थे। तो ये पूरा का पूरा समीकरण अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से महावीर जैनिज़्म धर्म से भी जुड़ा हुआ है और किस तरह से ये गौतम बुद्ध से इसलिए जुड़ा है, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बिंबिसार की पत्नी चेलेना जो थी ये गौतम बुद्ध की भक्त थी, तो इस तरह से ये बुद्धिज़्म से भी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध ने इनके ऊपर एक टिप्पणी की थी कि इनका जो आंतरिक संगठन है उसके कारण ये अजेय हैं। मतलब जो इनका इंटरनल जो जितना भी इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, जो यूनिटी है, इंटरनल यूनिटी, वो इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से इनको जीता नहीं जा सकता, ऐसा गौतम बुद्ध ने बोला था। और महावस्तु से भी हमको ये ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध जो है ये लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। तो महात्मा बुद्ध ने भी इनको विजिट किया है और क्योंकि किसके निमंत्रण पे? लिच्छवियों के निमंत्रण पे वैशाली गए थे। और ऐसा हमको मिलता है किसमें? महावस्तु में। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है महावस्तु, उससे हमको ये पता चलता है। चौथा हमारा महाजनपद है काशी। ये जो मगध का जो हम उदय देखते हैं, मगध के उदय से पहले अगर हम बात करें तो काशी और कौशल ये 2 महाजनपद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, काफ़ी शक्तिशाली थे। हालांकि मगध के उदय के बाद इनकी शक्ति काफ़ी कम हो गई। काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी है और ये उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई थी। इस महाजनपद की जो राजधानी काशी है और इसका जो राजा है ये कौशल के साथ इसका काफ़ी संघर्ष होता रहता है, लेकिन कौशल जो है अंत में इस महाजनपद के साथ संघर्ष में जीत जाता है और ये काशी जो है वो कौशल में मिला लिया जाता है। काशी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर हैं उनके पिता जो थे वो यहीं के राजा थे। और दूसरा काशी के लिए फेमस है यहाँ का वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो था ये सूती भी था, सूती वस्त्रों का भी होता था और ये रेशमी वस्त्रों का भी होता था। तो यहाँ का वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। सूती और रेशमी दोनों ही तरह के वस्त्रों का यहाँ पे उद्योग होता था। तो ये भी एक केंद्र था आपका ट्रेड एंड कॉमर्स का महाजनपद काल के समय में। 5वां हमारा आता है महाजनपद वत्स। अब ये वत्स है कहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा। ये आपको इस मैप में अगर देख पा रहे होगे तो इस मैप में आपको ये लाल रंग से दिख रहा होगा ये जगह, ये है वत्स जिसकी हम अभी बात करेंगे। इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी मतलब आधुनिक समय में अगर हम बोलें तो ये इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है। इलाहाबाद के पास का क्षेत्र है ये। और यहाँ का एक राजा था उदयन। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये राजा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे नाटक भी लिखे गए हैं। और इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था पिंडोला ने। ये पिंडोला जो मैंने नाम लिखा है ये इसको बुद्धिज़्म में इसने इसको टीचिंग दी थी और इसने अपने राज्य में, उदयन ने अपने राज्य में जो है बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। और यहाँ पे हमको एक श्रेष्ठी का भी नाम मिलता है जिसका नाम है घोषित राम विहार, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कभी बुद्धिज़्म पढ़ेंगे। तो वो जो घोषित राम विहार है ये भी हमको कौशाम्बी में ही इसके अवशेष मिले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि उदयन आगे चल के 3 नाटकों का नायक बनता है। 3 संस्कृत के नाटक हैं। पहला है भास का स्वप्न वासव दत्ता, दूसरा है हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शी का। तो ये संस्कृत के जो नाटक थे इसमें नायक हमारा उदयन है जो राजा है कहाँ का? वत्स का। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एक और महाजनपद है अवंती, जिसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। अवंती में जो एक राजा है प्रद्योत, राजा प्रद्योत की पुत्री थी वासव दत्ता, जिसकी साथ इनका कुछ प्रेम प्रसंग है, ऐसा इस नाटकों में हमको देखने को मिलता है। और कहा यह जाता है कि जो अवंती है और जो वत्स है इसके बीच में शत्रुता थी, लेकिन क्योंकि जो वत्स का राजा उदयन है ये प्रेम में पड़ जाता है राजकुमारी, अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता से, और इन दोनों में विवाह हो जाता है, जिसके कारण अवंती और वत्स अब जो है शत्रुता खत्म करके और वैवाहिक संबंध जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल अगर टर्म में बोलें तो यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंस बना लिया गया है वत्स और अवंती के बीच। तो इस तरह से अब समीकरण जो है वो बदल रहे हैं, राजनीतिक समीकरण। छठा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ये आता है कौशल। कौशल भी बोलते हैं, कौशल भी बोलते हैं। सरयू नदी इसको 2 भागों में बांटती है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। और 2 भागों में जब बांट दिया गया तो जो राजधानी बनी 2 राजधानी बन गई। श्रावस्ती जो है ये नॉर्थ की राजधानी है, उत्तरी
कौशल की, और कुशावती जो है ये साउथ की यानी कि दक्षिण की राजधानी है। इसके अन्य मुख्य नगर हैं अयोध्या और साकेत, इसके अन्य मुख्य नगर हैं। और जो कौशल है उसने काशी पे विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे मैंने आपको बताया काशी यानी कि कौशल के अधीन आ गया है। और यहाँ पे हमको महात्मा बुद्ध से पहले एक शासक का नाम मिलता है कंस। कंस शासक का नाम मिलता है जिसके समय में काशी को जीत लिया गया था। और बुद्ध के समय में कौशल का राजा है प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध का समकालीन है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि किस महाजनपद में बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था। तो प्रसेनजीत जो है ये बुद्ध का समकालीन है। और प्रसेनजीत ने मगध से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मगध से वैवाहिक संबंध कैसे स्थापित किए? मगध का राजा आपको मैंने बताया था कौन था, बिंबिसार था। थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार मगध का जो राजा है उसके साथ जो हमारा प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत ने क्या किया, अपनी बहन महाकौशल बोला गया है और कौशला देवी भी बोलते हैं, महाकौशल की शादी हो गई। इन दोनों की शादी करा दी। तो शादी करने से क्या हुआ, दोनों में वैवाहिक संबंध बन गया। किसमें? कौशल और मगध में। लेकिन ये जो वैवाहिक संबंध बने इसके बाद भी जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु कौन है? बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। अजातशत्रु है बिंबिसार का पुत्र। इसने इस वैवाहिक संबंध के बाद भी संघर्ष किया। किससे? कौशल से। प्रसेनजीत के साथ इसके 2 बार संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। प्रसेनजीत के साथ इसका 2 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में जो है ये जीत जाता है। पहले युद्ध में जो हमारा अजातशत्रु है ये विजयी हो जाता है। और जो प्रसेनजीत है इसको भागकर श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ती है जो इसकी उत्तरी राजधानी है। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध होता है तो अजातशत्रु को ये बंदी बना लेता है प्रसेनजीत। अब जब ये बंदी बना लेता है प्रसेनजीत तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। और उस संधि के तहत प्रसेनजीत अपनी बेटी जिसका नाम है वाजिरा का विवाह कर देता है। किससे? अजातशत्रु से। तो वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। इस तरह से ये डबल मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो डबल मैट्रिमोनियल अलायंस के ऊपर चलती है। इसके अलावा जो हमारा प्रसेनजीत है, और प्रसेनजीत जैसे मैंने आपको बताया बुद्ध का समकालीन है। तो प्रसेनजीत और बुद्ध की जो मीटिंग है, जो इनकी भेंट हुई है बुद्ध के साथ, इसका अंकन हमको कहाँ मिलता है? भरहूत के स्तूप में इसका अंकन है। जब बुद्ध और प्रसेनजीत का जो मिलन हुआ है, जो मीटिंग हुई है, जो भेंट हुई है, उसका हमको अंकन मिलता है भरहूत के स्तूप में। अब ये जो पूरा कौशल का जो प्रदेश है ये जब, अच्छा एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, जब ये वजीरा से इसका विवाह करता है तो विवाह के बाद जो है इसको भेंट के स्वरूप में, सॉरी वजीरा से विवाह नहीं, जब ये प्रसेनजीत अपनी बहन महाकौशल का विवाह करता है बिंबिसार से तो यहाँ पे काशी दे देता है दहेज में। तो काशी वॉज गिवन एज डॉरी ड्यूरिंग द मैट्रिमोनियल अलायंस ऑफ बिंबिसार एंड महाकौशल जो कि रानी थी कौशल की। तो यहाँ पे काशी को इसने दे दिया है। अब काशी आ गया मगध के अंडर। और जब ये प्रसेनजीत की जब डेथ हो जाती है, इसका भी एक अलग पूरा एक इवेंट होता है। इसका जो बेटा होता है वो इसके खिलाफ षड्यंत्र करता है और ये भाग के मगध में शरण लेने भागता है, लेकिन तब इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अजातशत्रु है ये कौशल को भी मगध में मिला लेता है। तो इस तरह से मगध, आपको मैंने बताया किन किन राज्यों से जीतता चला जा रहा है। अंग को पहले उसने मिला लिया था, काशी कौशल भी उसके अधीन आ गए। इस तरह से अब मगध जो है धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है महाजनपद काल में, जिसकी हम अलग से चर्चा करेंगे जब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, मगध का उदय देखेंगे। हमारा जो 7वां महाजनपद है वो एक गणराज्य है। जैसे मैंने आपको बताया 14 राजतंत्र थे और 2 गणराज्य थे। तो ये एक गणराज्य है, इसकी राजधानी है कुशावती और पावा, 2 राजधानी है। लेकिन ये दोनों की दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कुशावती मतलब मैं बोल रहा हूँ कुशीनगर को, और कुशीनगर और पावा ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों की दोनों जैन और बुद्ध दोनों से जुड़ी हुई हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का निधन हुआ इन जगह पे। कुशावती यानी कुशीनगर में हुआ है महात्मा बुद्ध का निधन मतलब हम बोलते हैं, अगर हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बोलेंगे उसको महापरिनिर्वाण हो गया उनका कुशीनगर में, और पावा में हो गया महावीर स्वामी। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा दोनों की दोनों महत्वपूर्ण जगह हैं महावीर स्वामी। यहाँ पे हमको एक उल्लेख मिलता है कि पावा के जो मल्ल थे इन्होंने उभटक नामक संस्थागार बनाया, और इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन करने के लिए इन्होंने गौतम बुद्ध को निमंत्रण दिया था, और गौतम बुद्ध ने इस संस्थागार का उद्घाटन किया है गौतम बुद्ध ने। 8वां है हमारा कुरु। ये कुरु जो है ये है क्षेत्र जो कि आधुनिक दिल्ली मेरठ के आसपास का है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पहले राजतंत्र था यहाँ पे, किंतु बाद में यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हो जाता है।
और यादव और पंचालों के साथ इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था। पांचाल जो है आपका ये जस्ट इसी के नीचे है, पांचाल जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। गंगा यमुना द्वाब का एक क्षेत्र है जिसको गंगा जो है, गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, जो इसकी राजधानी है, इसीलिए 2 राजधानियाँ हैं इसकी। पहली राजधानी अहिछत्र है, अहिछत्र यानी कि आधुनिक बरेली। आधुनिक बरेली में एक जगह है रामनगर, रामनगर ये है आपका अहिछत्र और काम्पिल्य, ये इसकी 2 राजधानियाँ हैं। और महाभारत कालीन द्रौपदी जो है ये पंचाल की ही राजकुमारी थी, इसीलिए उसको पांचाली भी बोला जाता था। और कौटिल्य के समय आते आते ये गणराज्य में बदल जाता है, मतलब ये बाद में क्या बन जाता है, रिपब्लिक। अभी तो ये महाजनपद काल में राजतांत्रिक है, लेकिन बाद में ये रिपब्लिक बन जाता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कौटिल्य। 10वां हमारा है शूरसेन, जो कि आधुनिक मथुरा के पास का है। ये दिख पा रहा होगा आपको शूरसेन, ये पर्पल रंग में जो दिख रहा है ये शूरसेन है, मथुरा के पास का इलाका है। इसका जो राजा था ये अवंती पुत्र है, जो कि जिसका नाम हमको मिलता है, और इसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ये भी बुद्धिस्ट था। पहले ये बुद्धिस्ट था। और महाभारत और पुराणों के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे यादव वंशी राजा कृष्ण का शासन हुआ करता था, और ये पहले गणतंत्र था, बाद में ये राजतंत्र हो गया। तो ये हमको पहला ऐसा उदाहरण मिल रहा है जो पहले गणतंत्र था और बाद में ये राजतंत्र हो जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा मत्स्य यानी कि ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है ये मत्स्य है। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, जिसको बसाया था, स्थापना जिसकी की थी विराट नामक राजा ने। तो राजा का नाम है विराट, उन्होंने बनाया विराटनगर, जिसको हम आधुनिक जयपुर के नाम से जानते हैं। और आधुनिक जयपुर नहीं, जयपुर का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मत्स्य है। विराटनगर इसकी राजधानी थी, जिसको हम बैराट के नाम से भी जानते हैं। अवंती ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहे हैं। आपने देखा था, अभी हमने राजा प्रद्योत की बात की थी। तो अवंती जो है ये है कहाँ पे स्थित, पहले देख लेते हैं। ये है अवंती, मालवा का जो क्षेत्र है, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये अवंती है। और इसकी 2 राजधानियाँ हैं, उत्तर और दक्षिण में उज्जैनी और महिष्मती। तो ये उज्जैनी है इसकी उत्तरी राजधानी, और ये दक्षिण में है महिष्मती। और ये जो विंध्य क्षेत्र है, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है, ये इसको 2 भागों में बांटती है, इसीलिए इसकी 2 राजधानियाँ हैं। और यहाँ पे राजा प्रद्योत की हमने बात की थी, उसको, वो भी बुद्धिस्ट था, उसको लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है महाकच्चायन ने। तो महाकच्चायन नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। और एक ऐसा घटना हमको ऐसे देखने को मिलती है, उल्लेख जिसका मिलता है कि एक बार राजा प्रद्योत जो है बीमार पड़ जाता है, और मगध के जो राजा बिंबिसार हैं वो अपना राजवैद्य भेजते हैं, जिसका नाम है जीवक। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। वत्सराज की हमने जो बात की थी, जैसे उदयन के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, उसके अलावा शूरसेन में भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये हमको किस लिए पता चलता है शूरसेन का, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने शूरसेन में बात की जिस राजा की, उसका नाम है अवंती पुत्र। अब ये अवंती पुत्र जो है, राजा का नाम इसलिए क्योंकि ये अवंती की राजकुमारी का ही पुत्र है, इसलिए उसका नाम अवंती पुत्र था। तो इसलिए हमको ये पता चलता है कि शूरसेन के साथ भी इनके वैवाहिक संबंध थे। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि अजातशत्रु के ने जो अपना राजगृह, जो इसकी जो राजधानी थी, उसका जो दुर्गीकरण कराया, वो इसी के भय से कराया। इसके भय से कराया का मतलब इसलिए है क्योंकि इसको महावक जातक में चंड प्रद्योत बोला गया है। चंड प्रद्योत इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अपनी कठोर सैनिक प्रवृत्ति के कारण प्रसिद्ध था, इसलिए इसको चंड प्रद्योत बोला गया है महावक जातक में। इसी वजह से, इसी के डर से, इसी के भय से जो अजातशत्रु है उसने अपनी राजधानी का दुर्गीकरण कराया। और प्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को भी अवंती आने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु महात्मा बुद्ध काफ़ी वृद्ध हो गए थे, इस कारण वो अवंती नहीं जा पाते हैं। आखिरी में इसके बाद जो प्रद्योत है, इसके बाद शासक हुए हैं, इसका बेटा हुआ है पालक है, वर्धन है, ये इसके बाद शासक हुए हैं। लेकिन अंत में जब शिशुनाग का शासन आएगा मगध में, वो अवंती को मिला लेता है मगध में। तो फिर मगध के पास कितना बड़ा क्षेत्र हो गया, अब आप देखो इस मैप को, अगर हम फिर से इस पर नज़र डालें तो अब मगध के पास अंग है, काशी है, कोसल है, और अभी हम बात करेंगे छेदी, वो भी उसके पास आ जाएगा, लेकिन अवंती भी उसके राज्य की सीमा हो गई, मतलब उसके राज्य की सीमा अभी इतनी बड़ी हो चुकी है। 13वां हमारा जो क्षेत्र है वो है छेदी, जिसकी मैंने बात की आपको, एक ग्रे कलर में आपको दिख रहा होगा। छेदी का क्षेत्र है, आधुनिक बुंदेलखंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती थी। और महाभारत काल में यहाँ का एक राजा हुआ करता था, प्रसिद्ध राजा, जिसका नाम है शिशुपाल, जिसकी भगवान कृष्ण जिसका वध करते हैं, उसके 100 पापों की, जो उसके 100 पाप हैं उसको माफ़ कर देते हैं। जब वो 100 पाप माफ़ करता है तो उसका वध कर दिया जाता है।
इसकी ये जो पूरा क्षेत्र है, इसकी एक शाखा है कलिंग में स्थापित होती है, और कलिंग में खारवेल नाम का एक शासक बहुत आगे जाके प्रसिद्ध हो जाएगा। 14वां हमारा क्षेत्र है अश्मक, और अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित जितने भी महाजनपद हैं उसमें से ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण में स्थित है। इसको अगर हम देखें अश्मक, तो ये है दक्षिण में, गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित है, एकमात्र दक्षिण में। इसकी राजधानी है पोटक, या इसको पोडन भी बोला जाता है इस राजधानी को। 15वां है हमारा गांधार, ये लाल रंग से ऊपर दिख रहा होगा आपको, कश्मीर का पश्चिमी भाग गांधार है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान में है, पेशावर और रावलपिंडी का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। और इसकी खोज तक्षशिला की किसने की थी? तक्षशिला की खोज अगर हम देखें इतिहास में तो अलेक्जेंडर कनिंघम, आपने नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व के जो प्रथम सर्वेक्षण के जो प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी तक्षशिला की। इसके बारे में हम बात करेंगे कभी अलग से। हालांकि इसका एक शासक है पुष्कर सारीन, जो कि बुद्ध का समकालीन था, और इसने बिंबिसार के कोर्ट में एक दूत मंडल भेजा था, दूत मंडल जिसको हम बोलते हैं एम्बेसडर भेजा था। और इसलिए इसने मगध के साथ जो है अपने जो रिश्ते थे वो मजबूत किए, उसको इसने काफ़ी ज़्यादा मैत्री पूर्ण बना दिया। इसके अलावा इस नगर का नाम आता है पुष्कलवती, जो कि इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध एक नगर भी था। और इसने अवंती के राजा प्रद्योत को हराया था, तो ये हमको याद रखना है, डिफीटेड अवंती के राजा प्रद्योत को भी इसने हराया है। इसके अलावा गांधार से थोड़ा सा एक जुड़ा हुआ एक अभिलेख है, बहिस्तून अभिलेख है किसका, पहले बता देता हूँ आपको। ये है किंग डेरियस का। किंग डेरियस जो कि हमारा हक्कामनी शासक है, इसके आधार पे, इस बहिस्तून अभिलेख के आधार पे ऐसा बोला गया है कि गांधार जो है ये हक्मनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था 6ठी शताब्दी के अंत तक। तो हक्मनी साम्राज्य का हिस्सा यानी कि इसके ऊपर ईरान का हक हो गया था, मतलब ईरान ने इसके ऊपर जो है अपना अस्तित्व जाहिर कर दिया था जब 6ठी शताब्दी का अंत होता है, लगभग अंत तक आते आते। आखिरी जो हमारा है ये कंबोज। इस मैप में अगर आप देखो, कंबोज जो है वो गांधार के भी पश्चिम में है, और कंबोज जो है ये अगर हम देखें तो काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी हाटक, और कौटिल्य के समय ये गणराज्य में परिवर्तित हो जाता है, और ये घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसको कौटिल्य ने बोला है वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, जिसका अर्थ अगर हम इसको, इस पूरे वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, वार्ता अलग करें, शस्त्र अलग करें, जीवी अलग करें, तो इससे इसका अर्थ निकलता है कि ये उस संघ की बात कर रहा है कौटिल्य, जहाँ पे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जो है जीविका चलाई जाती थी। तो संघ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो राजतंत्र है ये आगे चल के अब संघ में परिवर्तित हो जाता है कौटिल्य के समय में। तो ये हमारे 16 महाजनपद थे आज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, और इसके आधार पर ही आगे चल के राजनीतिक इतिहास को हम पढ़ेंगे, जिसमें मगध का उदय होगा और मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मगध के उदय की। तब तक के लिए धन्यवाद।